चलो जी देखो, सबसे पहले साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती नदी के उद्गम स्थल की बात करें, पहले तो याद रखना कि ये कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो जवाब क्या हो जाएगा सर? ये तो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है, इस अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा आता है। एक बात तो दूसरा, इसके उद्गम की बात करें सर, इसका उद्गम कहां से होता है? तो दो बातें निकाल सकते हो आप लोग। क्या हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं फुलवारी की नाल से। कहां से भाई? फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर का भी नाम कह सकते हैं, या गोगुंदा की पहाड़ियां भी कह सकते हैं। क्या फुलवारी की नाल या गोगुंदा की पहाड़ियां यहां पर कहा जा सकता है? क्या फुलवारी की नाल या गोगुंदा की पहाड़ियां यहां पर कहा जा सकता है? और मेरे भाई, जब ये नदी यहां से निकलती है ना, जब यहां से नदी निकलती है तो इसे क्या कहा जाता है? वाक्कल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वाक्कल नदी। उसके बाद एक स्थान आता है कोटड़ा। ये कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंदर ही है इस कोटड़ा। उदयपुर के बाद फिर इसका नाम क्या पड़ता है? साबरमती नदी। और आपको पता होगा इस कोटड़ा के अंदर यहां पर 3-4 नदियां मिलती हैं, उसके बाद क्या बनता है मेरे भाई? इसका नाम क्या पड़ता है? साबरमती नदी। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो राजस्थान में। यदि हम बात करें कि सर सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है, सर्वाधिक नदियां, तो जवाब क्या हो जाएगा? कोटा। और इस संभाग के साथ पूछे कि बताओ न्यूनतम नदियां कौन से संभाग में है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अरे बीकानेर। सबसे कम नदियां कौन से संभाग में है? बीकानेर के अंदर है। चलो जी, उसके बाद है कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? अरे राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल को। इस चंबल को एक तो कहा जाता है क्या? चरमनवती नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चरमनवती नदी कहा जाता है। और एक क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। चरमनवती नदी और कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है भेड़स नदी कहां से निकलती है? तो भेड़स नदी कहां से निकलती है भाई? ये भी ध्यान में रखना, ये भी कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां यहां पर आ जाती है। याद रखना, इस गोगुंदा की पहाड़ियों से जब निकलती है तो पहले इसका नाम क्या होता है? पहले इसे आयड़ कहा जाता है। पहले इसको क्या कहते हैं? आयड़। और उसके बाद यहां पर एक झील बनाती है मेरे भाई, क्या? एक झील। और झील के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? भेड़स नदी पड़ती है। और आगे जाकर के ये बिगोद की बात करें, इस बिगोद में किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो उदय सागर झील की बात करें, झील कौन सी आ जाती है? उदय सागर झील की बात करें तो भाई गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती आयड़ नदी। उसके बाद पहले इसको आयड़ी कहते हैं, उदय सागर झील उदयपुर में, उस झील को बनाती है। उस झील के बाद इसको क्या बोलते हैं? भेड़च। और वहां से बहती हुई ये बिगोद के पास जाकर के, बिगोद भीलवाड़ा की बात करें, वहां पर जाकर के बनास में मिल जाती है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अरे याद रखना, मान लो तो हार है। क्या? अरे मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। आपको भी ठानना है, आपको भी ठानना है, क्योंकि इतिहास उन्होंने रचा है जिन पे दुनिया हंसी है। क्या? अरे इतिहास उन्हीं ने रचा है जिन पे दुनिया हंसी है। और तैयारी करोगे ना तो लोग पागल भी बोलेंगे कि पागल हो गया क्या, लेकिन जब नौकरी लग के आओगे ना तब वही कहेंगे कि हमें पता था यही कर सकता है। हाँ जी भाई, सुनील मेहता बेटा झालावाड़ के अंदर चला जा, झालावाड़ में मिल जाएगा पूरी डिटेल इसकी। तो हो जाए इसकी स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। हाँ आगे देखो भाई, उसके बाद है रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा की बात करें, शाखा भाई, ये रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? तो नाम क्या जाएगा? राणा रतन सिंह की बात की जाती है। किसकी? राणा रतन सिंह की बात की जाती है। 1301 से 1303 की बात की जाती है। वही रतन सिंह थे जिनके शासनकाल में क्या हुआ था मेरे भाई? चित्तौड़ का शासन हुआ था। क्या? जिनके चित्तौड़ का साका हुआ था। क्या हुआ था? चित्तौड़ का साका हुआ था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और पद्मिनी ने क्या किया था मेरे भाई? तो रावल या राणा जो भी बोलते हैं ना, रतन सिंह का नाम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, हाँ रावल या राणा रतन सिंह का नाम आता है। थोड़ा सा इतिहास कमजोर है, राणा रतन सिंह या राव रतन सिंह। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर चित्तौड़ का साका 1303 हो जाता है। ये यहाँ से बात की जाती है। उसके बाद देखो, विषम घाटी पंचानन किस शासक की उपाधि थी मेरे भाई? विषम घाटी पंचानन का मतलब है ये किसकी थी? ये थी भाई राणा हमीर की बात की जाती। किसकी? राणा हमीर। क्योंकि जब राणा हमीर की बात करें, इनके सामने परिस्थितियां हमेशा विपरीत रही, परिस्थितियां हमेशा विषम रही। और ये विषम परिस्थितियों के अंदर भी लड़ते हुए और वापस अपनी गद्दी पर बैठते हैं। और इसीलिए किसकी बात करें मेरे भाई? इनको राणा हमीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी का पंचानन कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ये राणा शाखा के अंतिम शासक थे। ये तो किसके थे? रावल के। और यदि हम बात करें इनका संबंध किससे आता है? राणा शाखा से, सॉरी है ना, तो यहाँ पर रावल लिख दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। रावल रतन सिंह, हाँ रावल रतन सिंह। और ये राणा शाखा के आ जाते हैं। किसके आते हैं भाई? राणा शाखा के। यहाँ राणा शाखा की बात करें, उसके अंतिम शासक आ जाते हैं। उसके बाद है मोक्कल किसका पुत्र था? सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, मोक्कल किसका पुत्र था? तो मोक्कल किसका पुत्र था मेरे भाई? तो राणा लाखा का नाम आता। किसका? राणा लाखा। और इनकी मम्मी का नाम क्या था भाई? हंसाबाई की बात की जाती है। किसका नाम आता है? हंसाबाई। तो राणा लाखा और हंसाबाई का बेटा था मोक्कल। और आपको पता होगा जब पढ़ते होंगे ना, विषम पिता की मां की बात की जाती है। कौन थे विषम पिता? या किसके लिए रिश्ता लेकर क्या है, किसके साथ रिश्ता हो गया, वो जो पूरी कहानी है ना, वो यहाँ पर आती है। खेल का प्रश्न भी लाओ तो बेटा राजस्थान में खेल की संबंधित चीजें कम आती है। आप कहोगे तो किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर के चलो आगे से जोड़ते हैं व्यक्ति को। आज कई चीजें बदलाव मिलेंगे, कल और मिल जाएगा।
सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है? तो याद रखना, यह कहा जाता है राणा सांगा को कहा जाता है। किसको? अरे राणा सांगा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरे भाई? तो इनके शरीर पर क्या थे? शरीर पर 80 घाव थे और 80 घाव होने की वजह से सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। क्या? भग्नावेश कहा जाता है। तो ये बातें यहां से आती हैं, तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, उसके बाद है फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अरे बचपन के अंदर मेलों में गए होंगे और 5 रुपए 10 रुपए में एक पोपली लेके आए होंगे, फूंक मारते थे और अंगुलियों से बजाते थे और आवाज निकालते थे। बांसुरी कृष्ण कन्हैया बनते थे। याद है कि नहीं? बचपन में कृष्ण कन्हैया बनते थे, हाँ, टेढ़ा सा लगा करके। उसी की तो बात की जाती, उसी में तो फूंक मारते हैं, उसी से क्या स्वरों की उत्पत्ति होती है। ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? तो सुसीर कहा जाता है। ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है मेरे भाई? सुसीर की बात करें, जैसे बांसुरी की बात की जाए, क्या कहते हैं? सुसीर की बात की जाती है। उसके बाद है कोटा डोरिया हस्तकला उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहां का प्रसिद्ध है? कैथून कोटा का। कोटा डोरिया की साड़ियों की बात करें, कहां की फेमस है मेरे भाई? कहां की फेमस है? कैथून कोटा की। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, अरे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ऐसे व्यक्ति की पुस्तक होगी जिन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रत्यक्ष से बहुत सारी चीजें सीखी होगी और उसको अपने जीवन में उतारा होगा। किसका नाम आता है मेरे भाई? तो नाम आ जाता है हीरालाल शास्त्री की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, अपनी बेटी को ये खो देते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर की जाती है। किसकी? हीरालाल शास्त्री की बात की जाती है। उसके बाद आता है गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? किसकी बात करें मेरे भाई? गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, या ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, सॉरी, कब मनाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की बात की जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की बात करें, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है? गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं आगे।